क्लास 9th के विद्यार्थियों, देखिए इस वीडियो में हिंदी का मॉडल पेपर यहाँ पर मैं आपको सोल्व कराने वाली हूँ प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में। यदि वास्तव में आप चाहते हैं अच्छे से अच्छे नंबर कवर करना, तो ये जो क्वेश्चन पेपर मैं आपके लिए इस वीडियो में आज लेकर आई हूँ ना, ये 100% आने वाला है। ठीक है, 100% आने वाले क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ इस क्वेश्चन पेपर के माध्यम से। वास्तव में आप चाहते हैं 75 नंबर में से 70 नंबर तक का स्कोर अपना बनाना, तो 100% मैं आपसे गारंटी लेती हूँ कि आपने यदि इस क्लास को पूरी अटेंड की और एक भी प्रश्न आपने यहाँ पर मिस नहीं किया, तो समझ लीजिए आप 75 नंबर में से 70 नंबर तक का अपना स्कोर बना पाएंगे। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि 100% आने वाले क्वेश्चन मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। और देखिए सारे प्रश्न को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। यदि एक भी प्रश्न आपका छूटा तो वो आप पे भारी पड़ सकता है। ठीक है, तो गलती बिल्कुल आप ना करें इस तरह की। तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन कि कांजी हौज का चौकीदार लालटेन लेकर आता था। तो जो कांजी हौज का चौकीदार था वो लालटेन लेकर क्यों आता था, किस लिए आता था? खाना देने के लिए, कि पानी देने के लिए, मारने के लिए, कि हाजिरी लेने के लिए? तो कांजी हौज का जो चौकीदार था वो लालटेन लेकर इसलिए आता था हाजिरी लेने के लिए। किस लिए? हाजिरी लेने के लिए। ठीक है, दूसरा देखिए काव्य के भेद माने गए हैं। तो काव्य के कितने भेद माने गए हैं? तो काव्य के 2 भेद माने गए हैं। ठीक है, कितने भेद माने गए हैं? 2। कौन कौन से? देखिए नाम भी याद रखने जरूरी है। यदि नाम पूछ लिए जाए तो फिर आप क्या करेंगे? तो देखिए श्रव्य काव्य, नंबर 1 श्रव्य काव्य, नंबर 2 है दृश्य काव्य। ठीक है, यहाँ पर मैं श्रव्य का गलती से गलत लिख दिया, ये इस तरह करें श्रव्य काव्य। ठीक है, तो काव्य के कितने भेद माने गए हैं? 2। तीसरा देखिए फणीश्वर नाथ रेणु के प्रति प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास का नाम है। तो इसका आंसर है आपका मेरा आंचल। ठीक है, चौथा देखिए वीर गाथा काल के श्रेष्ठ महाकाव्य का नाम है। तो वीर गाथा काल के श्रेष्ठ महाकाव्य का नाम है पृथ्वीराज रासो। क्या रहेगा? पृथ्वीराज रासो। पांचवा देखिए विचार विनिमय के माध्यम को कहते हैं। तो विचार विनिमय के माध्यम को कहते हैं भाषा। क्या कहते हैं? भाषा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कैदी और कोकिला रचना है। तो कैदी और कोकिला रचना है माखनलाल चतुर्वेदी जी की। ठीक है, चलिए तो ये आपके सही विकल्प हुए। एक भी सही विकल्प आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, एक भी क्वेश्चन आपके लिए भारी पड़ सकता है। तो देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, महादेवी वर्मा के बाबा उन्हें खालिस्तान बनाना है। क्या बनाना चाहते थे? वो एक विदुषी बनाना चाहते थे उनको। दूसरा देखिए नानी के मन में खालिस्तान की आज़ादी के प्रति जुनून था। तो देश की आज़ादी के प्रति जुनून था। तीसरा देखिए छंद के अंतिम वर्णों की आवृत्ति खालिस्तान कहलाती है। तो छंद के अंतिम वर्णों की आवृत्ति कहलाती है तुक। क्या कहलाती है? तुक। चौथा देखिए अनंत का विलोम खालिस्तान है। अनंत का क्या रहेगा? अंत। विलोम क्या बनेगा? अंत। कवि रसखान बार बार खालिस्तान में जन्म लेना चाहता है। तो किसमें? ब्रज गोकुल में। ठीक है, कवि रसखान बार बार कहाँ पे जन्म लेना चाहते हैं? ब्रज गोकुल में। अर्थ अलंकारों में चमत्कार खालिस्तान के कारण होता है। तो अर्थ के कारण होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद में तीसरा देखिए सत्य सत्य लिखिए। पहला, कहानी गद्य की गौण विधा में आती है। तो ये आपकी असत्य है। ठीक। दूसरा, उमा का विवाह शंकर से हो गया था। ये भी असत्य है। तीसरा है करुण रस का स्थायी भाव रति है। ये भी असत्य है, क्योंकि रति किसका है? श्रृंगार रस का है। करुण का क्या बनेगा? शोक बनेगा। भूपति में ती उपसर्ग है। तो ये असत्य। भूपति में आगे ये तो पीछे का, ये तो प्रत्यय बन गए और प्रत्यय भी नहीं है, ये आपका जब भी गलत है। ठीक है, इसमें भू क्या है? उपसर्ग रहेगा और पति प्रत्यय रहेगा। तो भू धन पति, भूपति। चलिए सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के कवि
प्रकृति के प्रेमी कवि थे, तो ये आपका सत्य है। मंगोलों का मुंह लाल होता है, तो ये आपका असत्य। ठीक, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और एक भी प्रश्न बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सही जोड़ी लिखिए। पहली है कबीरदास की जोड़ी है, बहा आडम्बरों का विरोध करते हैं ये। काव्य रसात्मक वाक्यम रसात्मक काव्यम, तो ये परिभाषा किसने दी? आचार्य विश्वनाथ जी ने रस की। ठीक है, परिभाषा दी है। असु का तद्भव आंसू, असु का तद्भव क्या बनेगा? आंसू। हरिशंकर परसाई क्या है? प्रेमचंद्र के फटे जूते। माता पिता में है द्वंद्व समास। और बागलकोट क्या है? कर्नाटक का छोटा करबा। ये आपकी छठी जोड़ी। ठीक, चलिए हो गई। इसके बाद में है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है, शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तन करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। रीढ़ की हड्डी एकांकी किस समस्या पर आधारित है? समाज में औरतों की दशा और उनके अधिकार पर। ठीक है, इसका आंसर होगा समाज में औरतों की दशा और उनके अधिकार पर। ठीक है, चलिए उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं? तो 4 अंग होते हैं। कितने होते हैं? 4। कितने होंगे? 4। कौन कौन से? देखिए यहाँ पर मैं लिख भी देती हूँ तीसरा करके। उपमेय, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। ठीक है, चलिए चौथा देखते हैं। लेखिका मृदुला गर्ग की परदादी ने मंदिर में जाकर क्या मन्नत मांगी थी? कि पहला बच्चा लड़की हो। ठीक है, पहला बच्चा लड़की हो। ठीक है, गांव में शहरी मेहमान यानी दमाद की तरह सज धज कर कौन आया? मेघ। कौन आए? मेघ यानी बादल। सलीम अली अन्य किस नाम से जाने जाते हैं? बर्ड वाचर के नाम से। बर्ड वाचर। ठीक है, क्योंकि उन्हें पक्षियों से बहुत लगाव था, वो पक्षियों से प्रेम करते थे। ठीक है, चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में छठा प्रश्न देखिए। छायावाद की कोई 2 प्रमुख विशेषताएं। सुमित्रानंद पंत के भाव सौंदर्य की कोई 2 विशेषताएं। मानसरोवर के कबीरदास का क्या आशय है? ठीक है, ये इस तरह के आपके प्रश्न रहेंगे। स्क्रीनशॉट आप ले। रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित। गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम। सालिम अली पक्षी। ठीक है, संधि समास में अंतर। इसके बाद में ये आपका 18वां क्वेश्चन। इसमें है काव्य संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है। ठीक है, ये भी आपका काव्य है, इसमें प्रसंग संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है।
योग का महत्व विषय पर अनुच्छेद बताने हैं। चलिए, ये आपका 21वां प्रश्न, इसमें काव्यांश अथवा गद्यांश हो गया। इसके बाद में है अपने प्राचार्य को शाला मुक्ति हेतु आवेदन पत्र, और ये लास्ट आपका इसका